अभी सर ने एक बड़ी बात कही कि कला में हमने संगीत में तो बेजू बावरा देखा, लेकिन कला में हम बेजू बावरा नहीं ढूंढ पाए। बहुत बड़ी बात है। और मैं हिम भाई से ये बात पूछूंगा। हिम भाई का एक मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है और मुझे लगता है हर एवरी ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो निकालते हैं, बहुत इस्टेब्लिश्ड होते हैं। मैं भी एक अपने स्टूडेंट की बात बताऊं, जब मैं स्टूडेंट था मैं बहुत सोचता था कि कला में कुछ करना है, क्योंकि मैं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज का प्रोडक्ट रहा हूँ। सर ने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज बहुत अच्छे से देखा, तो उसमें क्या कि आसपास सब बहुत वरिष्ठ चित्रकार रहते थे। मैं BN आर्या साहब, बद्रीनाथ आर्या साहब का स्टूडेंट रहा, उनसे बड़ा प्रभावित रहा। तो उनकी भी बस यही बातें होती थी। तो मैंने यही सोचा था कि फ्रीलांस आर्ट करके ही जीवन यापन करना है। तो बस यही एक वो थी, और इसी इच्छा को लेकर मैं दिल्ली आया। मुझे यहाँ पर दिल्ली भी आया क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, तो मैंने गढ़ी लिया। हालांकि लखनऊ में भी पूरा कर सकता था, लेकिन थोड़ा संघर्ष करने का और ज़्यादा मन हुआ तो हम गढ़ी आ गए। गढ़ी में मुझे स्कॉलरशिप मिली तो मैं रह गया। बड़ी अच्छी व्यवस्था चल रही थी, प्रभु की कृपा से पेंटिंग बिकी रही थी, दाल रोटी मिल ही रही थी, और एक छोटी सी कुटिया भी ले ली थी हमने। हम 5 भाई हैं, ऊपर वालों की सबकी शादी हो गई थी। पिताजी को मेरी ज़्यादा चिंता थी, तो बार बार मुझसे पूछते थे कि भाई कर क्या रहे हो तुम। तो मैं उनसे कहता था कि फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तो फ्रीलांसिंग तो ठीक है, नहीं कर क्या रहे हो। तो मैं उनसे पेंटिंग करता हूँ। बेसिकली हम लोग ज्वेलर्स हैं, सब लोग ज्वेलरी का ही काम करते थे। घर में बिगड़ा हुआ मैं ही था, तो मैं आर्टिस्ट बन गया। तो बार बार ये कहते हैं भैया ऐसा है, आपकी मुझे शादी करनी है, रिश्ते वाले आ रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें समझा नहीं पा रहा हूँ कि तुम करते क्या हो। और वो भी मुझसे पूछते हैं लड़का करता क्या है, कि घर ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, करता क्या है। तो बड़ी विडम्बना है इस समाज की कि चित्रकार को कुछ करना ही पड़ेगा। तो मुझे एक यूनिवर्सिटी मुझे ज्वाइन करनी पड़ी। बाद में मैरिज के बाद जब मेरे सब काम हो गए, तो मैंने अपनी देवी जी को संभाला और उनको मैंने वो किया कि भाई अब ये काम चल जाएगा। उसके बाद फिर से भाई उसी डर्रे पे आए। तो जो वो पीरियड था मुझे लगता है बड़ा क्रूशियल था और बड़ा बंद के कार्य किया। हिम भाई बहुत सारी एक सेना निकालते हैं हर साल। तो हिम भाई आपका क्या कहना है कि बेजू बावरा पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? पहले तो इतना सुंदर एक बैठक का आयोजन होना और समीर नवल के चित्रों के बीच बैठ के कला की बातें करना एक बहुत ही सुखद अनुभव है। मेरे पिताजी की बात याद आ रही है आपके प्रश्न से, क्योंकि वो अच्छा गाते भी थे, लखनऊ से थे, तो भातखंडे किया था। घर में माताजी भी गाती थी, क्लासिकल सिंगर थी। पिताजी तो चित्र में थे ही। वो ये कहते थे कि अगर रियाज करते हुए बेसुरा हुए, अगर रियाज करते हुए बेसुरा हुए तो कान खींच सकता हूँ, लेकिन अगर चित्रों में रियाज करते हुए बेसुरा हुए आंख नहीं खींच सकता। अब आप देखिए कि आपका प्रश्न का उत्तर आपको मिला होगा। जो फ्रीडम हम इंजॉय करते हैं वो म्यूजिक में भी नहीं है। मुझे याद आती है जब मैं यूनिवर्सिटी में मैंने ज्वाइन किया था, बहुत पहले की बात है, 1994। असिस्टेंट प्रोफेसर, म्यूज़िक से शुरू हुई थी, म्यूज़िक से बात करूँगा। मेरे जो बॉस थे प्रोफेसर इंद्राणी चक्रवर्ती, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी रही 2 बार, तो सितार की प्रोफेसर थी। मैं बहुत यंग था, तो एक दिन वो मेरे कमरे में नॉक करके आई और कहने लगी कि हिम मैं तुमसे बहुत जेलस फील करती हूँ। मैंने कहा मैम आप इतने बड़े, मेरे से क्यों जेलस फील कर रहे हो?
मैं तो बच्चा हूँ आपके सामने, आप कहाँ और मैं कहाँ। कहते नहीं, जो भी तू रियाज करता है वो सब रह जाता है, और जो मैं रियाज करती हूँ सब उड़ जाता है। अब आप ये सोचें, हम कहाँ हैं, हम क्या फ्रीडम एंजॉय करते हैं। अब उस फ्रीडम को बांधना, उसको समेटना, वो हमारा एक बड़ा सुंदर एक कर्तव्य है, गाइड करना। क्योंकि आज का जो आपका टॉपिक है, जो जहाँ वो मैडम ने कहा डीएनए तो है ही हमारे ब्लड में। हम कम से कम अपने क्षितिज को तो देख सकते हैं। अगर क्षितिज को देख सकते हैं, जब थॉट्स आ सकते हैं, तो क्रिएशन तो हमारी ब्लड में होगा ही। लेकिन जो इतना सुंदर सर ने अभी, इनके सामने मैं दोबारा वो चीज़ें नहीं रिपीट करूँगा, लेकिन एक बात तो सही रही कि कहीं ना कहीं कला इतिहास जो है वो आज के समय को पैदा करता है। समय बहुत बलवान है, टाइम इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग। और समय ही जो है वो आज 2024 में हम एक साथ बैठे हैं, और समय हमेशा सर्कल होता है, गोल होता है, वो दोबारा घूम के आता है, कभी वो लीनियर नहीं है। टाइम इज़ नॉट ए लीनियर, इट कम्स ऑलवेज इन फॉर्म सर्कल। अगर आप इंडियन आर्ट हिस्ट्री भी देखेंगे, वर्ल्ड आर्ट हिस्ट्री भी देखेंगे, तो जब ग्रीक का पता चला तो रेनेसा हो गया, उसके बाद न्यू क्लासिज्म भी आया। कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं वो सर्कल में कहीं ना कहीं वो आती रही हैं ऑल ओवर इंडियन हिस्ट्री में। लेकिन हम अब नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो आज का एक मूल एक जो हमारा टॉपिक है या जो हम बात करना चाहते हैं। एक बात तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आई ऑलवेज से वी आर लिविंग इन द इमेज ऑब्सेस्ड कल्चर। व्हेन आई एम सेइंग व्हेन वी आर लिविंग इन इमेज ऑब्सेस्ड कल्चर, हमारी अपनी भाषा अब लिखी हुई नहीं रह गई है। हमारी अपनी भाषा अब लिखी हुई नहीं रह गई है, वो चित्रों के माध्यम से दिखती है। सबके जेब में वो एक बैठा है। टाइम भी घड़ी में नहीं देखते हम, उसके स्क्रीन में देखते हैं। यहाँ से छूटते हैं तो लैपटॉप की स्क्रीन पे फंसते हैं, वहाँ से निकले तो टीवी के स्क्रीन पे फंसते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो गाइड करने वाला है वो कोई इमेज है। आजकल विजुअल कम्युनिकेशन का दिन है, जो हम विजुअली कम्युनिकेट करते हैं। वो 2024 के टाइम है जब हमारे सामने एआई भी खड़ा है। जब एआई खड़ा है, 2024 है, सर ने बोला इंडियन आर्ट बड़ा नरेटिव है, बिना नरेशन के हमारी बात नहीं हुई। हमने उसके पीछे उसकी खुशबू, संगीत तो नहीं सुना। लेकिन ये देखिए, हर एक देश का अपना एक सुगंध होता है, चाहे वो राजश्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, पंडितों के साथ हो, किसी ने आश्रय दिया हो, लेकिन चित्र वहाँ पैदा हुआ। और चित्र ही एक ऐसी चीज़ है जो कि इतिहास बना देता है, जैसे संगीत के माध्यम से नहीं हुआ। खजुराहो की बात कही, अजंता की बात कही, ये सारे के सारे नैरेटिव आर्ट्स हैं, और दे आर ऑल ओपन बुक। पढ़ सके तो पढ़ लो, पढ़ सके तो पढ़ो, आपके ऊपर है। जब हम कह रहे हैं कि हमने अपने आगे वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, तो आज सर ने कहा 100 साल बाद हम समीर को पूछेंगे, 100 साल बाद नवल को पूछेंगे कि वो 100 से लेके 2024 के बीच में वो क्या इतिहास बना गए। 100 साल बाद वो आलंकन होगा। लेकिन रिज़ल्ट तो हम कभी नहीं देख सकते कि हमारा रिज़ल्ट क्या होगा। हम रहेंगे नहीं तो हम रिज़ल्ट कैसे देखेंगे। देखिए, हमारा कर्तव्य है कि हम काम करें, अच्छा करें। उसके बाद सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, आइडिया एंड स्किल की। आज की डेट में स्किल तो मैटर कर ही रहा है,
लेकिन आइडिया भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिना आइडिया के आपकी सर्वाइविंग ही नहीं है। और जब आइडिया की बात आती है तो जॉनर आता ही आता है। अगर आप समीर इसलिए है कि उसका एक स्टाइलाइजेशन है, वो दुनिया में कहीं भी हो सिग्नेचर की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में बात करता है। मैं लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, क्योंकि हम समीर और नवल के पेंटिंग के बीच में बैठे हैं, उसके समीर के पेंटिंग्स कितने सुंदर ढंग से हर एक फिगर, हर एक पोर्ट्रेट, हर एक एलिमेंट्स को खोल के रख देता है। दे आर ऑल ओपनिंग, दे से मेनी थिंग्स, अनफोल्डिंग इट। और नवल की पेंटिंग्स जो हैं वो बंद करके रख देता है। क्यों? कि नवल की पेंटिंग में रोमांस बहुत है। जब आप प्यार करते हो किसी और को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या सोचना, दिमाग बंद। व्हेन यू आर इन लव, व्हेन यू आर रोमांस, पेंटिंग आपकी दिखती है। और उसी ढंग से आप उसके पेंटिंग्स में देखें, कहीं ना कहीं सोच, कहीं ना कहीं थॉट्स, कहीं ना कहीं तो ये एक जो स्टाइलाइजेशन है वो भी कहीं ना कहीं नरेशंस हैं। और आज हमारा अपना एक कर्तव्य बन जाता है, एटलीस्ट जो हमने साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली की सबने बड़ी शानदार बात की, इसको भी मैंने बड़े ढंग से एंजॉय किया, कि कम से कम हमारे पास जो ऑडियंस आए वो कम से कम चित्रों को देखना तो सीखें। यस, दृष्टि की तो बात है, क्योंकि हर एक चित्र अपने आप में एक खिड़की है। हाँ। अगर वो चित्र कुछ बोलने लग जाता है तो नेचुरली आप बोलोगे कि ये तो मेरा है, इसे मैं लूँगा। पोजेस करने की इच्छा होती है, ये हमारा कैरेक्टर है। एक छोटा बच्चा को भी अगर आप किसी बगीचे में छोड़ दो ना, तो सबसे पहले पता है क्या करेगा? वो जो सबसे सुंदर फूल होगा उसको तोड़ेगा। एग्जैक्टली। क्यों तोड़ेगा? क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोजेस करना है, पोजेस करना है, उसको लेके अपना बनाना है। व्हेन ही लव्स इट, कि मैं इसे ले लूँ, अपना बना लूँ, ये कैरेक्टर हमारे बचपन से रहता है। तो अगर हम किसी अपने ऑडियंस के, अपने बायर को, किसी चीज़ों को अगर वो प्यार दें और वो चीज़ें उनको समझ आए, तो वो क्यों नहीं हो सकता। लेकिन ये बात भी सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली में जो एक कल्चरल डिफरेंस है, एस्थेटिकल डिफरेंस है, उसको दूर कैसे किया जाए। उसको दूर करना तो मेरे ख्याल आज का ये बड़ा सुंदर प्रयास है। ये ऐसी सभाओं से ही होगा सर। ये आज की बड़ा सुंदर प्रयास है कि जहाँ पर कोई ऐसी सभाएं होनी चाहिए, ताकि कम से कम, क्योंकि जो हम आज बना रहे हैं वो आज है, और नॉर्थ दिल्ली में जो हो रहा है वो घसीटा जा रहा है, घिसा जा रहा है, रिप्रोड्यूस किया जा रहा है। क्रिएशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। और एक ढंग से अगर हम ऐसे ही समय को बांधते रहे, इकट्ठा करते रहे, तो शायद 2024 से अच्छी शुरुआत है कि हम भारतीय समकालीन कला को एक नया रास्ता, एक नया साथ मिल के कुछ सोच सकते हैं, कुछ और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू हिम भाई। बहुत सारे हमारे कलाकार मित्रों के बीच में अजय भाई बैठे हुए हैं। अजय भाई ने एक लंबी यात्रा है, और मुझे लगता है कि बीच में बहुत सारा काम, जैसे एक संत अपनी गुफा में जाके बैठ जाता है फिर निकल के आता है, ऐसे अजय भाई ने भी किया। बीच में शिमला में रहे और वहाँ पे बहुत अच्छी जर्नी की, और उसके बाद फिर इन्होंने सब तरफ से मुक्ति पाके एक नई यात्रा शुरू की। और मुझे लगता है कि अभी नए कार्यों में एक नई चेतना आई है, नई ऊर्जा आई है। तो मैं कहूँगा कि अजय भाई अपने काम के बारे में आप कुछ बोलें। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी का, ये गैलरी शुरू की उन्होंने, उसके लिए बहुत बहुत बधाई भी। और हम लोग बड़े लकी हैं, हम दोनों भाई नवल भाई और मैं, कि उनकी ये ओपनिंग एग्जीबिशन
में हमें मौका मिला कि हम अपने पेंटिंग्स लगा सकें। और उससे भी बड़ी बात ये हुई कि अशोक भौमिक जी यहाँ आ गए और उनके मार्गदर्शन में हम लोग सब लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक थिंकर होता है, कलाकार सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्किलफुल रहे, अगर वो दार्शनिक नहीं है या उसमें एक थॉट नहीं है तो कहीं अधूरा सा लगता है। तो वो जो मिल के बनता है वो अशोक भौमिक बनता है। ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है जो इन्हें आदरणीय बनाती है। और मैं इसीलिए इनका बड़ा मुरीद हूँ। जितना भी कुछ मैंने जीवन में सीखा संजो पाया, बहुत कम होगा, लेकिन उसमें एक सच्चाई है कि वो बड़ी ईमानदारी से है और इस ईमानदारी को मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। जितना मुझे मैं सीख पाया, जितने मेरे सराउंडिंग से, लोगों से जो मेरे इर्द गिर्द रहे, मैं बहुत अंदर रहने वाला व्यक्ति हूँ, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ और बहुत घर में बैठे, वो मेरा काम भी दिखता होगा कि वो बैठे बैठे लगे रहो, बस पेन चलाते रहो। उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। एक इच्छा भी रहती थी शुरू से, जब आप कॉलेज में पढ़ते हो, कि कुछ ऐसा किया जाए जो थोड़ा सा अलग हो। ड्राइंग्स मैंने तब तक बहुत ज़्यादा देखी नहीं थी होते हुए, क्योंकि मैं बड़ा, उस ज़माने में शायद ये नेट नहीं था, जब हम लोग पढ़ रहे थे नेट उसके बाद आया। हमारे घर में टीवी भी नहीं होता था, तो कुछ अखबार भी नहीं आता था, तो बहुत रेयर मैंने बहुत कम कलाकारों के काम देखे थे। और जिनमें मैंने सबसे पहले जो काम देखा था अपने जीवन में, वो बिमल दास गुप्ता जी का देखा था। और मैं इतना प्रभावित हुआ, मैं बहुत छोटा था और मैंने वाटर कलर्स, क्योंकि बचपन में वो एक तो पेन होता है घर में इजीली, या पेंसिल होती है, और उससे भी पहले जाएं तो वो जो चारकोल मिल जाता था, उससे हम दीवारें करते रहते थे। तो मैं कहता भी हूँ इस बात को कि मैं तो वो लकीरें लगाते लगाते यहाँ तक आ गया, और इतनी उम्र मैंने तय कर ली है उन लकीरों के साथ, या लकीरों ने मेरे साथ की, मेरी लकीरों ने। तो उसी के साथ जवान हुआ मैं और यहाँ तक आया। तो बिमल दास जी से मैंने कभी मुलाकात तो नहीं हुई थी, वो अखबारों में ऐसे, मैं लाइब्रेरी जाया करता था बचपन में। मेरे घर के पास एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, तो अखबार के लालच में हम वहाँ चले जाते थे, तो कुछ पन्ने पलटते थे। बेसिकली पढ़ता नहीं था मैं सिर्फ फोटोग्राफ्स देखने जाता था, और कुछ कॉमिक्स होती थी वो उनको पलट लेते थे, कुछ उसमें कहानियाँ पढ़ लेते थे, मज़ा आता था थोड़ी देर। और सारे वहाँ बुज़ुर्ग होते थे, मुझे अभी भी याद है, वो चश्मा लगा के एक साहब तो आते थे, बड़े बुज़ुर्ग थे, बड़ा प्यार भी करते थे मुझे कि बच्चा कहाँ से आ जाता है यहाँ। वो ऐसे लेंस लेके पढ़ते थे, वो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती थी कि उनको पढ़ने का कितना शौक़ है, लेंस लेके ऐसे पढ़ते रहते थे वो, मुझे बड़ा मज़ा आता था। मैंने पेंटिंग में भी बनाया था, एक ड्राइंग में। तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई, जब वाटर कलर और ड्राइंग मेरा बहुत बचपन से ही चलता रहा। बहुत पैशनेट था मैं वाटर कलर के लिए, और ड्राइंग्स जो थी। बिमल दास जी, जो मेरा पहला शो था वाटर कलर का ही था, मैंने वाटर कलर काफ़ी किए एक ज़माने में। तो बिमल दास जी को मैंने चिट्ठी लिखी पता नहीं, मुझे अभी याद नहीं है मुझे उनका पता कहाँ से मिला था। मैं 3rd ईयर में था कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो बिमल दास जी को मैंने चिट्ठी लिखी कि मैं बड़ा मुरीद हूँ आपका, बड़ा फ़ैन हूँ आपका काम देख देख के, मतलब हमने तो भगवान बना लिया था उनको 2-4 लोगों को मैं जानता था, हुसैन साहब, इनको। तो और वो चिट्ठी पढ़ के आए मेरा शो देखने, और आए और उन्होंने वाटर कलर देखा, और फिर मुझे अपना फ़ोन नंबर, पता वता सब दिया कि तुम घर आओ, तुमसे बात करेंगे, तुम बढ़िया कर रहे हो वाटर कलर। फिर उन्होंने संजय भट्टाचार्य को बोला, उस ज़माने में ये सब लोग दिल्ली आके इस्टेब्लिश हो गए थे। संजय को बोला, अरे जाओ तुम देख के आओ, वहाँ पे वो दिल्ली का लड़का वाटर कलर अच्छा कर रहा है संजय भट्टाचार्य और परेश मैती
और 2-3 और थे, कुंडू। तो ये वाटर कलर के दिग्गज थे, सुब्रत कुंडू। इनको उन्होंने भेजा कि देख क्या वो त्रिवेणी में उसका शो चल रहा है कोई लड़का है कॉलेज में पढ़ता है। तो ऐसे उनके साथ बड़ी मोहब्बत हुई और बदकिस्मती ये रही उसके बाद उनकी बड़ी वो चले भी गए दुनिया से। एक्सीडेंट में death। जी जी, तो एक्सीडेंट हुआ उनका, उसके बाद वो चले गए। बट बहुत भले आदमी थे। उनके घर वो बुलाते थे, मैं जाता था तो अपनी पेंटिंग्स दिखाते थे, समझाते थे, बट बहुत लंबा साथ नहीं हो पाया उनके साथ। तो ऐसे ये कहानी शुरू हुई। और हाँ, फिर सतीश गुजराल जी मेरी ज़िंदगी में आए। मैंने ड्राइंग शुरू की थी कॉलेज में फर्स्ट ईयर से, तो मुझे लगा ड्राइंग करना चाहिए कुछ। बहुत कम मैंने तब तक देखा नहीं था काम। अशोक जी का भी काम मैंने बाद में देखा। तो मैंने ड्राइंग शुरू की। मैंने कहा इसका जो साइज़ है इसको ब्रेक करते हैं। ड्राइंग छोटे लेवल पे हो रही है, मतलब पेपर पे हो रही है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको। 6 फीट पे ट्राई करते हैं। तो बनाया 6 महीने में, 6 महीने लगे उसमें। वो बहुत बारीक करता था मैं पेन से। घर जाके कॉलेज से घर गए और घर में रोज़ रात को 5-6 घंटे तो हुई। वो सतीश गुजराल जी ने देख लिया, तो उन्होंने मेरी 2 ड्राइंग एनजीएमए के लिए ख़रीद लिया जब मैं फाइनल ईयर में था कॉलेज में, और वो 3rd ईयर में था, सॉरी। वो काम मेरा 1st ईयर और 2nd ईयर का था। तो दोनों ड्राइंगें खरीदी। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख के आए वहाँ पे, ये कौन है ये, इसको मेरे घर भेजिए। और अपना फ़ोन नंबर छोड़ा उन्होंने वहाँ पे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो साहनी साहब थे ना हमारे, SK साहनी जी। तो वो मॉडर्न आर्ट गैलरी हुआ करते थे एक ज़माने में। तो मुझे उन्होंने बिठा लिया, कहते तेरी लॉटरी लगी है, तू इधर बैठ। ले चिट्ठी छोड़ के गए सतीश गुजराल जी। तो उनके घर गए हम लोग। मैं गया, बड़ा छोटा सा था। तो वो कहते यार तुम्हारे पापा नहीं आए क्या तो वो बड़ा कम बोलते थे, धीरे धीरे बोलते थे, लेकिन बोलते थे। तो किरण जी से बात होती थी हमारी फ़ोन पे, उनसे बात करके गए थे। तो किरण जी ने कहा, वो कह रहे हैं तुम्हारे फादर नहीं आए। मैंने कहा नहीं, फादर तो नहीं आए। उन्होंने लगा फादर ने बच्चे को भेज दिया पेंटिंग लेके। ड्राइंग लेके गया था, उन्होंने कहा था कुछ लेटेस्ट होगा तो वो लेके आइए। 2 ड्राइंग्स में लेके गया था और बड़ी बड़ी तब तक बन गई थी। तो कहते अच्छा तुम क्या करते हो? मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ कॉलेज में। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, तुम भी कॉलेज में पढ़ते हो? अच्छा तो कहते क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा अजय समीर। कहते तो तुम अजय समीर तो बहरहाल वहाँ से वो कहानी शुरू हुई। उन्होंने भी वो काफ़ी मुझे एक तरीके से उन्होंने कहा कि इसको छोड़ना मत ब्लैक एंड वाइट को। ये तो मैं बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट करता था। रेड अभी 4-5 साल से आने लगा, उससे पहले मैं प्योर ब्लैक एंड वाइट करता था। और धीरे धीरे आप जैसे जैसे काम करते हो अपने ही काम से, एक समय के बाद आपको लगता है कि इसमें ज़रा चेंजेस आएँ, तो वो धीरे धीरे चेंजेस आए। फॉर्म्स में अगर मेरा पुराना काम आप लोगों ने तो देखा है, तो उसमें चेंजेस आए। अभी ऑरिगेमी आ गई है, ये भी 4-5 साल से आया है कि ऑरिगेमी के साथ फॉर्म्स को आप प्ले कर रहे हो, कुछ कलर आ गया। अब ये धीरे धीरे कैसे और आगे की तरफ जाएगा, वो अब हम लोग सीख रहे हैं। सीखने की उम्र है सारी, ये तो जर्नी सीखने का ही नाम है। और ऐसे निरंतर हम करते रहेंगे। और इस तरह की जो टॉक्स हैं ये बड़ा मार्गदर्शन करती हैं। और एक अशोक जी, मैं आपको एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ, और ये मैं इसीलिए हिम भाई से भी बड़ा प्रभावित होता हूँ। इनको स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप एक यहाँ पे आइए प्लीज़। बड़े बिजी थे लेकिन आ गए बाई चांस। और हाँ, और अभी ज़ुकाम भी हो गया उस दिन रात को तो लेकिन मुझे जब मैं स्कूल में भी था, तो आपने बड़ी सारी बातें बताई, तो मुझे लगता था कि जो आर्टिस्ट हैं वो, जैसे आपने एक बात बताई ना, आप कॉलेज में थे मेडिकल में और आप जाते थे और वहाँ फिल्मों की बात हो रही है। ये मैंने जीवन में बहुत बचपन में देखा। मुझे लगता था जो आर्टिस्ट हैं ये बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, बड़े थिंकर होते हैं। और मुझे कोई आर्टिस्ट मिलेगा और वो पता नहीं मुझे कौन से चांद सितारों की सैर करा देगा। मैं बचपन से, जब से थोड़ा सा मुझे होश लगा था कि मुझे आर्ट का थोड़ा शौक़ है, तो मैं जिस कलाकार के पास जाऊं वो
आर्ट के बारे में छोड़ के बाकी सब बातें करते हैं। और मुझे सही बताऊं तो मुझे कोई दार्शनिक टाइप या जिसको कहते हैं ना कोई थिंकर या उस तरह का कोई व्यक्ति बहुत कम मिले तो मैं बड़ा लकी रहा। मुझे भीष्म साहनी मिले, राइटर मिले। भीष्म साहनी मेरे फादर की तरह थे, मैं उनको अपना सेकंड फादर बोलता था, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया जितना मैं ले सका। डेडिकेशन उन्होंने ही सिखाया मुझे, उनको देख के आया मुझे। तो भीष्म साहनी के घर रहा मैं बहुत सालों तक, बच्चों की तरह वो मुझे रखते थे। भीष्म साहनी, कमलेश्वर, और उन दिनों हम थोड़ा पैसों की कमी होती थी तो हम कॉलेज तो मैं न्यूज़पेपर में काम करता था तो पढ़ते थे, तो वहाँ से कमलेश्वर मिल गए, फिर राजेंद्र जी मिल गए, मंगलेश डबराल, ऐसे मैं कविताओं में और इसमें मेरा इसीलिए शौक़ रहा थोड़ा बहुत। तो अल्टीमेटली जो मेरी बचपन की इच्छा थी कि कुछ बुद्धिजीवियों के साथ रहा जाए, उनसे बात की जाए, तो बहरहाल पेंटिंग ने उनसे मिलवाया ज़रूर। इस काम के थ्रू मैं उन लोगों से मिला। और अगर हम नेताओं की भी बात करें तो मैं वाजपेयी से भी मिला, इसी संदर्भ में मिला, उनकी कविताओं के थ्रू। तो ये बड़ा बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। और ऐसी हेम जी से भी ये, इसीलिए इनके साथ भी मेरा इतना जुड़ाव रहता है। हमेशा मैं इनको कहता हूँ, हमारी हम उम्र हैं एक्चुअली, तो थोड़ा खुल के बात कर लेते हैं। अशोक भौमिक जी के पास जाने का ऐसा होता है कि हमें लगता है हमारा लेवल ही नहीं है। मैं ये रियलिटी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा शायद अंदर बचपन से जो आप घर के अंदर रहे, ज़्यादा घर के अंदर रहा मैं, तो वो एक बन नहीं पाता है। तो आपको बहुत कुछ लेकिन सीखने को मिलता है। तो इस तरह के जो माहौल हैं, इन माहौल को हम हमेशा से चाहते आए थे, और कुदरत ने दिए मौके ऐसे दिए कि हम इस तरह के संवादों में गए। लेखकों के बीच रहा मैं, गुलजार साहब के साथ भी रहा काफ़ी समय तक, और अब उनके साथ तो वो अभी हैं तो उनसे बातचीत होती है। तो बड़े इस तरह के जो बहुत डीप थॉट के लोग हैं, वो उनसे जब चर्चा परिचर्चा होती है तो वो बहुत सार्थक होती है हम सभी के लिए। और जर्नी है, जर्नी में अशोक जी जैसे लोग आपको रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, और जो इसको लेना चाहता है कितना ले पाएंगे आई डोंट नो, बट सीखने समझने की कोई उम्र होती नहीं है। और बहुत अच्छा लगा मुझे अशोक जी आप आए और आपका सानिध्य मिला। और हेम चटर्जी आपका भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं अपने कलाकार मित्रों से भी कहूँगा, अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो तो सर से, हिम भाई से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और मैं उससे पहले मैं ज्योति से कहूँगा अच्छा कि उनके मन में कैसे थॉट आए कि हम सब लोग ऐसे काम करें, और उन्होंने ही ये टॉपिक रखा, सिलेक्ट किया कि भाई आर्ट में डीएनए क्या है ना। और आर्ट में डीएनए को लेकर कि बच्चों में ये सब चीज़ देखते हैं। इनके पास बहुत सारे लोग आर्टिस्ट आते हैं, है ना, और बहुत सारे लोग आते हैं इनके पास, तो उन सब से इन्होंने सब लेकर ये टॉपिक बनाया। तो ज्योति जी आप बताइए अपने बारे में और गैलरी का। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ आए। और अशोक जी, आप, हिम जी, आपने बहुत अच्छा बोला। अजय जी और नवल जी तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पे जो मैं आर्ट के अंदर कैसे आई, मैं तो खुद बडिंग आर्टिस्ट थी, और पता नहीं शायद मैंने आर्ट सीखा इसलिए था ताकि मैं ये सब चीज़ें कर सकूँ, मुझे तो यही लगता है। और पेंटिंग करते करते, सीखते सीखते ही मुझे ये सवाल जो था, आर्ट डीएनए जो मेरे मन में था, कि मैं जब पेंटिंग कर रही थी तो मेरे पास भी सेम सवाल होते थे। मैं पेंटिंग देखती थी, उससे मैं सोचती थी कि जैसे राजा रवि वर्मा की पेंटिंग देखी तो फिर मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा बनाऊं, वहाँ से कुछ इंस्पायर हूँ। फिर मैंने पृथ्वी सोनी जी की पेंटिंग देखी तो मुझे लगा कि ऐसा बनाऊं। तो हम लोगों के मन में इंस्पिरेशन जो है आर्टिस्ट की पेंटिंग देख के ही आ रही थी बार बार। मतलब मेरे अंदर तो वही सवाल उथल पुथल चल ही रही थी। तो ज़्यादा पेंटिंग तो नहीं बनाई मैंने, लेकिन हाँ मुझे ये सवाल जो है वहाँ से हमेशा रहते हैं। और जिनसे मैं बात करती हूँ, जो हमारे अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उनके अंदर भी कुछ ऐसे ही इंस्पिरेशन जो है बाहर पीछे हमारे जो मास्टर्स हैं उनसे आती है, और फेलो आर्टिस्ट से भी आती है। तो ये चीज़ सही है गलत है, इन सारे सवालों के ऊपर चर्चा करना ये मुझे लग रहा था ज़रूरी है,
तो इसीलिए आज का जो हमने ये टॉपिक चूज़ किया, और साथ में आप सब पूछेंगे सवाल तो उनके जवाब भी देंगे, तो कुछ और भी सब चीज़ें निकलेंगी। बाकी आप देखिए सर। थैंक यू। जी।